हेलो बच्चों, माय नेम इज शुभम। वेलकम टू सिग्मा एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9th की एनसीईआरटी साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, इसका आज ये लेक्चर नंबर 1 है। या आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक? मैटर पढ़ेंगे और उसके 5 स्टेट जो कि हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये इन सब के बारे में हम एक एक के सब प्रॉपर्टीज उनकी कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं हम कि व्हाट इज मैटर। एक सेकेंड। ओके, बात करते हैं कि मैटर क्या होता है। सबसे पहले समझने वाली बात है, चैप्टर आपका नाम है बच्चों कि मैटर इन आवर सराउंडिंग, मतलब हमारे आसपास जो सराउंडिंग है, आसपास का जो एटमॉस्फेयर वातावरण है, उसमें मैटर, उसमें कौन कौन से हमारे मैटर मतलब पदार्थ पाए जाते हैं हमारे सराउंडिंग में। ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मैटर क्या होता है। तो भाई पदार्थ क्या होता है, जिसको हिंदी में पदार्थ कहते हैं या कोई चीज मैटर क्या होता है। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड इज फेल्ट बाय सेंसेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, क्या कह रहा है समझते पहले। कह रहा है कि ऐसा कोई चीज जो कि कुछ ना कुछ स्पेस घेरे। ठीक है, दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, कोई कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ ना कुछ मास हो, और उसे हम अपने जो सेंसेस है, 5 सेंसेस है ना हमारे पास, इंद्रिय, तो 5 सेंसेस जो उनसे हम क्या कर सकें, उनको फेल्ट कर सकें यानी फील कर सकें। ऐसे एलिमेंट, ऐसी चीजों को क्या हम कहते हैं, उन्हें मैटर कहते हैं। तो आप देख लो कोई भी चीज ऐसा हो मैटर, जैसे हमारा कोई भी सॉलिड है उसको हम सेंस कर सकते हैं, उसका मास होता है, वो कुछ स्पेस घेरता है। लिक्विड की बात करें, वही सिंपल सी पानी है, कोई भी चीज उसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा गैस भी, हम गैस को हम चलो देख नहीं सकते लेकिन महसूस तो कर ही सकते हैं। बट इस एयर भी जो है वो क्या करता है, भाई स्पेस ऑक्यूपाई तो करता ही है पूरा कमरे में या कोई वॉल्यूम में, तो ठीक है। और भी हमारे जो प्लाज्मा स्टेट होती है और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट, ये स्पेशल टाइप की स्टेट होती है। इनके बारे में भी आगे बात करेंगे कैसे क्या चीजें होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो हमारे इंडियन, ये तो चलो एक ये मेन हमारी मैटर की डेफिनेशन हो गई। बट हमारा इंडियन जो एनिशियंट फिलोसफी है उसके अकॉर्डिंग भी कुछ एक डेफिनेशन, जैसे हमने पढ़ा होगा कि हमारा मैटर इज इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, जैसे हम कहते हैं ना पंचतत्व। हमारा बॉडी किससे, पंचतत्व से मिला, उसी में जाके विलीन हो जाता है, ये कहते नहीं हम लोग। तो ये इंडियन एस्पेक्ट है, मतलब यहाँ पे इंडियन जो एनिशियंट फिलोसफी थी उसके फिलोसफर के अनुसार ये बातें कही जाती है। जो हमारे ऋषि कणाद थे उन्होंने जैसे कुछ दे रखे, जो हमारे ऋषि मुनि थे, एनिशियंट जो पुराने फिलोसफर थे, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि नहीं, जो ये हमारी बॉडी है, ये कोई भी मैटर, इवन बेसिकली मैटर के 5 बेसिक एलिमेंट होते हैं जिन्हें हम पंच तत्व कहते हैं। फॉर एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ये चीज हम बात करते हैं। ठीक है, ये इंडियन एनिशियंट फिलोसफी के हिसाब से। ठीक है, ओके। अब बात हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे एक एक कैरेक्टरिस्टिक की, पार्टिकल की, मैटर के पार्टिकल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले भाई बात करेंगे क्या कि जो मैटर होता है कोई भी चीज, वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना था, यानी कि मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। दूसरा, वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल्स, कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, वैकेंट स्पेस खाली होता है। जैसे देखो यहाँ पे सॉलिड है, ये सॉलिड के जैसे मैंने यहाँ पे देखो फिगर लगा रखा है, यहाँ पे समझ में आएगा। सॉलिड के बीच में भी स्पेस में हाँ बस कम होता है, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा होता है, एयर में और ज्यादा होता है। आई होप क्लियर यहाँ पे। पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन, पार्टिकल क्या होते हैं, मोशन में होते हैं। ठीक है, ये जो हमारा लिक्विड होता है इसमें भी मोशन होता है, तभी बहता है, और ये हवा भी बहती, पता है एक दूसरे में मोशन होता है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, अच्छा कोई बच्चा पूछेगा सर सॉलिड में कैसे मोशन होता है, हमने नहीं पता। सॉलिड में नहीं होता बेटा, क्योंकि सॉलिड में क्या होता है, मोशन होता है बट दूसरे तरह का मोशन होता है, जहाँ वाइब्रेशनल मोशन होता है। ये जो पार्टिकल है आपस में बस बैठ के क्या हिलते रहते हैं, ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं, ये कहीं जाते नहीं है, बट वो भी तो मोशन है एक तरह से। अपने मीन के अबाउट क्या करते हैं, लेफ्ट राइट करते रहे, टू एंड फ्रो मोशन जिसे कहते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ लास्ट पॉइंट, ये क्या है इसमें, पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, ये पार्टिकल्स सर कैसे ये अटैच होते हैं, ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि जो आकर्षण बल होता है उसके साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं यानी बधे होते हैं, इसलिए कहीं छोड़ के भागते नहीं एक दूसरे को।
एक दूसरे से इनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे बंधे रहते हैं। ठीक, चले आगे। आई होप क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की। यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे समझते चल रही है, बहुत बेसिक है आपका। अभी आप ये पढ़ लोगे तो आपको 10th 11th में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से बहुत अच्छे से बेसिक समझते चलते हैं कि क्या क्या चीज़ है। आपने सुना होगा कि जो हमारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स, यहाँ पे समझेंगे किस आधार पे मैटर का जो है क्लासिफिकेशन कराया गया। पहला चीज पार्टिकल का अरेंजमेंट के, दूसरा एनर्जी ऑफ पार्टिकल का, और डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल के। इन तीनों के बेस पे, ठीक है, जो स्टेट ऑफ मैटर है इनका क्लासिफिकेशन करा गया। इसी वजह से इनके कितने टाइप होते हैं, कितने स्टेट होते हैं मैटर के, 5 स्टेट। ठीक, पहला कौन सा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। ठीक है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये होते हैं हमारे 5। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ चीजें समझा रखी, तो इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, वही चीजें मैं आगे कवर कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है सॉलिड के बारे में पता है, लिक्विड के बारे में दे रखा है, तीन चीजें अभी एक एक प्रॉपर्टी में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक, यहाँ पे एक फिगर लगा, इसको अच्छे से एक बार देख लेना आप लोग। चले आगे, यहाँ पे वही चीज समझा रखी है। जैसे सॉलिड क्या होता है, सॉलिड डजंट चेंज शेप इजिली, सॉलिड पार्टिकल्स आर इन अलाइंड एरे, और सॉलिड पार्टिकल्स कौन कौन से, जैसे आयन, एटम, मॉलिक्यूल, इन सबसे ये बने होते हैं, और ये क्या मूव नहीं करते। तो इन्हीं सब के बारे में आगे वही प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अच्छे से। यहाँ पे तो एक फिगर में दे रखा है। ठीक, चले आगे। ये देखो, यहाँ पे एक मैंने फिगर लगा रखा है बहुत अच्छा सा, यहाँ पे आप समझ सकते हो। जैसे ये हमारा क्या है, ये देखो सॉलिड, कोई भी उसका टुकड़ा हुआ कोई चीज, देखो पेपर या किसी चीज का बंडल है, बुक है, जो भी है, ये सामान है। लिक्विड, गैसियस स्टेट, ये प्लाज्मा स्टेट होती है, और इन सब के बारे में ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की बात है। अब यहाँ से हम एक एक चीज के बारे में बहुत अच्छे समझते चलेंगे। ठीक है, चलो बच्चों देखते हैं एक एक चीज करके कि सॉलिड क्या होता है। सबसे पहले सॉलिड का ये फिगर आप देखो, यहाँ समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या है, बिल्कुल जो एटम्स हैं, यानी कि जो मैटर किससे, टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिनको क्या कहते हैं, एटम बोलते हैं या कण कहते हैं। ठीक है, उनके जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास देखो चिपके होते हैं एकदम, बिल्कुल स्पेस बहुत कम होती है, ना के बराबर इनकी में। जबकि यहाँ पे देखो ध्यान से, लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा सा स्पेस है कि नहीं, हल्का सा इनके बीच में स्पेस, इसी वजह से ये बहते हैं। अब इन्हीं के बारे में हमें एक एक प्रॉपर्टीज जाननी है। ठीक है बच्चों, तो इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से, एक एक जो इनके बारे में जानना। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सॉलिड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात क्या होती है, फिक्स्ड मास होता है इनका। भाई कोई भी चीज आप लोहे का टुकड़ा लो, कोई भी सॉलिड हो, तो उसका मास तो होगा ही, वॉल्यूम होगा, और उसका शेप कोई ना कोई होगा। भाई ये तो पता होना चाहिए, इतनी बात है। दूसरी बात क्या कह रहा है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लीस्ट, मतलब एक से दूसरे पार्टिकल जो होते हैं, एक से दूसरे एटम के बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है। और ये क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब इन्हें कंप्रेस नहीं करा सकता, मतलब दबाया नहीं जा सकता। ठीक है, पिचकाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, एक सेकेंड, नेक्स्ट बात करते हैं हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज। मतलब इसका क्या मतलब कि हाई डेंसिटी होती है, डेंसिटी अभी आगे आप जब पढ़ेंगे आगे, हाँ अभी आगे क्लासेस में, तो वहाँ पे होती है डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। इसको कहते हैं डेंसिटी, मतलब कितने वॉल्यूम में कितना ज्यादा मास है। तो ये जो हमारा ये सॉलिड होता है, इसकी ध्यान रखो आप, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसी वजह से इसको डिफ्यूज नहीं करा जा सकता। ठीक, अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट हमारा, इनर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग। मतलब जो पार्टिकल, एक जो अंदर की पार्टिकल है, इसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं, इनर पार्टिकल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसी वजह से एक दूसरे को ये छोड़ के भागते नहीं है। ठीक है, और जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वेरी क्लोजली पैक, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, एकदम पैक्ड होते हैं। ठीक, तो यहाँ से कोई एक पार्टिकल आसानी से निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। अब बात करते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिक्विड की बात करते हैं, यानी कि द्रव जो भी होते हैं, बहते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, पहली चीज इनके बीच की देख रहे हो, साफ साफ यहाँ समझ में आ रही है, देख के ही समझ में आ रहा है कि इनके बीच की स्पेसिंग ज्यादा होती है। यहाँ से हम एक पॉइंट पकड़ लिया। दूसरा यहाँ पे समझते, पहले एक चीज, एक एक पॉइंट पढ़ते हो, समझते चलते हैं। नॉट फिक्स शेप, पता है कोई लिक्विड का तो कोई शेप होता नहीं, जिस बॉटल में जाते हैं या जिस कंटेनर में जाते हैं उसी का शेप रख लेते हैं। बट फिक्स वॉल्यूम होता है, उनका मास तो फिक्स होता है। ओके, सेकंड बात क्या होती है भैया, इनर पार्टिकल डिस्टेंस आर लॉन्गर देन सॉलिड। मतलब यहाँ पे जो सॉलिड के कंपैरिजन में इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है यहाँ थोड़ा ज्यादा होती है। ये भी बात समझ में आ रही है, देख के फिगर समझ में आ रहा है। थर्ड बात करें, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ये मतलब ठीक है, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लिक्विड को भी हम थोड़ा बहुत कह लो, नहीं इनकम्प्रेसिबल ही होते हैं, ये भी कंप्रेसिबल तो नहीं होते। ठीक, अब बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट डेंसिटी क्या होती है, लोअर होती, कम होती है एज कम्पेयर टू द सॉलिड के, और इट कैन बी डिफ्यूज, इसको हम डिफ्यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं इनर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इसमें वीकर होता है, किसके कंपैरिजन में, सॉलिड कंपैरिजन में, बट गैस कंपैरिजन में ज्यादा होता है।
और इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं आर लेस क्लोजली पैक्ड, मतलब यहाँ पे वेरी क्लोजली पैक होते हैं, यहाँ पे उससे थोड़ा सा कम क्लोजली पैक होते हैं, होते तो क्लोजली पैक है बट इतना नहीं होता जितना सॉलिड कंपेरिजन में। हाँ गैस से ज्यादा होंगे, अभी समझाता कैसे गैस वाला जब पढ़ाया था। ठीक है चले आगे। ओके अब ये देखो गैस यहाँ समझ में आना कि देखो पार्टिकल कितने दूर दूर है। इसमें क्या होता है, इनका ना तो शेप फिक्स होता है, ना साइज होता है, ना वॉल्यूम इनका कोई फिक्स होता है। ठीक है दूसरी बात कह रहा है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लॉन्गर हो, मतलब एक पार्टिकल दोनों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है तीसरा हाईली कंप्रेसिबल होता है, मतलब गैस को एक किसी चीज में जैसे देखो हम क्या करते हैं कंप्रेस कर देते हैं, तभी तो हम सिलेंडर भर लेते हैं। एलपीजी जो लिक्विफाइड गैस होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, उसे क्या करते हैं गैस ही तो होती है, उसको हम क्या करते हैं उसको कंप्रेस करके लिक्विड में कन्वर्ट करके उसको क्या करते हैं सिलेंडर भर देते हैं। जितने भी गैस होते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, एलपीजी सिलेंडर होते हैं, तमाम सिलेंडर आपने देखे होंगे। अब बात करते हैं उसकी नेक्स्ट बात है डेंसिटी की। डेंसिटी आप लोग ध्यान रखना, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, ये ध्यान रखना। ठीक है बेसिकली हैवीनेस ये बताता है एक दूसरे का, मतलब किसी भी मैटर का। ठीक है यहाँ पे कह रहा है डेंसिटी क्या होती है बहुत कम होती है, एंड इसको आराम से डिफ्यूज, हम एयर को आराम से डिफ्यूज कर सकते हैं किसी गैस के। ठीक है अब यहाँ पे नेक्स्ट बात क्या कह रहा है, इनर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वीकेस्ट। यहाँ पे जो इन दोनों दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है यानी कि बहुत कम होता है, मतलब एक दूसरे को इनके जो बधे होते हैं जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बहुत कम होता है, इसलिए क्या होता है इनमें ये बहते रहते हैं, इनकी बहने की प्रवृत्ति होती है यानी कि हवा। ठीक है और जो इसका फिफ्थ लास्ट पॉइंट है वो क्या, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर फ्री टू मूव अबाउट। ठीक जो हमारा ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं फ्री होते हैं मूव करने के कहीं भी। अब हम बात करते हैं फोर्स अपने स्टेट की, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट जो भी हमारा है ये है प्लाज्मा, जिसे नॉन इवैल्यूएटिव कहते हैं। ठीक है मतलब इसे इवैल्यूएट नहीं किया जा सकता। इसमें है पहला, अब प्लाज्मा के बारे में समझते हैं। अब प्लाज्मा इज एन आयोनाइज्ड गैस, पहली बात समझ लो ये क्या होते हैं आयोनाइज्ड गैस होते हैं, मतलब इसमें आयंस पाए जाते हैं। सिंपल सी बात समझो, जैसे ये गैस का एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा H2 गैस ले लो, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये सारे गैस इसमें आएंगे। बट ये जो गैस होगा प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है आयोनाइज्ड गैस होते हैं बेसिकली समझो। यहाँ पे कह रहा है प्लाज्मा इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यों क्योंकि भाई इसमें आयंस पाए जाते हैं। मतलब ऐसा कोई गैस जैसे सपोज HCl एक गैस है, तो HCl में क्या होगा जब इसका प्लाज्मा स्टेट करेंगे तो H+ और Cl- में दो तरह के आयन आ जाएंगे सिंपली समझो। तो ये क्या होगा भाई इसमें आयंस है, तो बिकॉज ऑफ आयन क्या होता है ये कोई भी जो लिक्विड होता है या कह दो प्लाज्मा या कोई भी मैटर वो क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा एंड इज अफेक्टेड बाय, अगर कहीं भी किसी चीज में कोई भी मैटर है या कोई सॉलिड या लिक्विड एनीथिंग, अगर उसमें क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है उससे, तो इसका मतलब उसके जहां इलेक्ट्रिसिटी होगी वहां मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। सिंपल सी बात है, ये बच्चे आगे जब अभी धीरे धीरे पढ़ोगे ना आगे आपके चैप्टर्स आएंगे वहां पढ़ाया जाएगा आपको। ये बस जान लो इलेक्ट्रिसिटी आपको तुमने सुना होगा ना, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां मैग्नेटिक फील्ड भी पाया जाता है। सिंपल सी बात है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र से कहते हैं। ठीक है अगर ये आप पढ़ते हो अगर कहीं कोई भी एक वायर है इसमें अगर करंट अगर जा रही है ठीक है तो इसके चारों तरफ ये समझ लो बस में एक मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है। बस जहां पे आप इस तार के पास मतलब इस वायर एक वायर है इसमें अगर करंट फ्लो हो रही है तो इसके आसपास क्या होगा एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो आप यहाँ पे अगर कोई भी मैग्नेट ले जाओगे तो वो क्या होगा उसमें डिफ्लेक्शन होगी नॉर्थ साउथ पोल में, बस ये समझ लो। बात करते हैं लास्ट पॉइंट प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा लाइक गैस हैव एन इनडेफिनिट शेप एंड इनडेफिनिट वॉल्यूम। एग्जाम्पल आयोनाइज्ड गैस होते हैं जो भी, मतलब जो प्लाज्मा होता है वो भी गैस की तरह ही होता है बट इनडेफिनिट शेप होता है उनका और इनडेफिनिट वॉल्यूम होता है। फॉर एग्जाम्पल जो भी आयोनाइज्ड गैस होते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं, चले आगे। चलो बच्चों अब बात करते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की। ठीक है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट ये क्या है, ये भी नॉन इवैल्यूएटिव होता है। ओके अब ये नाम क्यों पड़ा भाई, पहली बात तो बोस आइंस्टाइन कौन थे। देखो ये बोस तो ये हमारे आपने सुना होगा सत्येंद्रनाथ बोस, ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे, और ये आइंस्टाइन तो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे। ठीक है इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर फिफ्थ स्टेट की खोज करी जिसे कहते हैं BEC, शॉर्ट में लिखा जाता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इज अ स्टेट ऑफ मैटर दैट कैन अराइज एट वेरी लो टेम्परेचर। ये बहुत ही लो टेम्परेचर पे बात करते हैं। द साइंटिस्ट हु वर्क विद बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट रिसीव अ नोबेल प्राइज, इनको मिला था कब 1995 में इनके काम के लिए। द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इज ऑल अबाउट द मॉलिक्यूल दैट आर रियली क्लोज टू ईच अदर इवन क्लोजर देन द सॉलिड। मतलब इनके जो इस स्टेट के जो मॉलिक्यूल होते हैं यानी कि इस स्टेट के जो मॉलिक्यूल उनमें जो एटम्स होते हैं यानी उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं सॉलिड के भी पार्टिकल से बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, मतलब और ज्यादा उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, मतलब उससे ज्यादा क्लोज होते हैं। उनके बीच की जो इंटर स्पेसिंग होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है चले आगे।
अभी यहाँ तक क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं? देखो आपकी जो बुक में ना बहुत सारी एक्टिविटी के थ्रू समझाया हुआ है, तो आपको इतना सब कुछ फालतू चीजें पढ़ना नहीं, आप उलझ जाओगे। मैंने वहां से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो चीजें मैंने यहाँ पे पिक कर रखी है, ठीक है। आप अगर इतना इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हो तो इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा, आप बुक की पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी से आप पूरा अच्छे से समझ लोगे। यहाँ मैंने जितना इंपॉर्टेंट चीज था उसमें से मटेरियल पूरा सारा कुछ हमने निकाल लिया, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ठीक है। आपको इससे ज्यादा कहीं बाहर कुछ नहीं है। अगर आपने वीडियो देख लिया तो आपको कुछ भी बाहर से नहीं जाना, कोई कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं इतना एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा इसमें कि आपको जरूरत नहीं, मतलब जितना आपको जरूरत है, जितना कुछ इसमें टॉपिक मेंशन कर रखा है उससे थोड़ा सा ज्यादा ही पढ़ाऊंगा, परेशान ना हो। तो आप इसको सिंपल सी वीडियो देख लो, उसके बाद एक्सरसाइज भी मैं कराते चलूंगा साथ साथ। आपका एक वीडियो मैं कोशिश करूंगा ज्यादा बड़ा ना हो तो एक वीडियो में आपका पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कर दूं, और नेक्स्ट चैप्टर में आपका एक्सरसाइज पूरा, जितने भी आपकी बुक में एक्सरसाइज दे रखे हैं और बीच बीच में जो क्वेश्चन पेजेस पे दे रखे हैं तो उनके भी सारे उनका सोल्यूशन पूरा अच्छे से कंप्लीट प्रोवाइड करूंगा। तो आप लोग बस बने रहो, वीडियो देखते रहना, और जिसको जहाँ पे दिक्कत है वो कमेंट करके वीडियो में कमेंट कर सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब एक एक चीज की हम प्रॉपर्टी के बारे में, सबकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। अच्छा, माइक्रोस्कोपिक क्या वर्ड का मतलब होता क्या था भैया? बहुत ही छोटे लेवल पे एक्सप्लेनेशन, मतलब बहुत ही बेसिक, जैसे माइन्यूट लेवल पे। माइक्रो मतलब समझते हो, माइक्रो बहुत ही स्मॉल होता है, 10⁻⁻⁶ को माइक्रो कहते हैं, इस तरह समझो। बहुत ही डीप स्टडी करने जा रहे हैं एक तरह से, हम समझ लो किस सॉलिड की प्रॉपर्टीज की बारे में। अब यहाँ पे एक एक चीज हम समझेंगे अच्छे से कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं, इन सब के बारे में देखते हैं। ओके, सबसे पहले बात करें सॉलिड के बारे में। तो सॉलिड के पास क्या होता है भाई? सॉलिड के पास डेफिनेट शेप होता है, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे समझना, आपको सॉलिड, लिक्विड, इन सब की प्रॉपर्टीज अच्छे से याद रखनी होंगी कि कितने स्टेट थे, मैटर किसे कहते हैं, सॉलिड क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीईसी। सबसे ज्यादा आजकल ये बीईसी और प्लाज्मा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इनकी अच्छे से प्रॉपर्टी आपको याद रखनी, कौन से साइंटिस्ट ने पूछा, ये सब पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। इनकी प्रॉपर्टीज अच्छे से आपको याद रखनी होगी, रट लेना इनको, हर हाल में एग्जाम में आते हैं। अभी मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो उसमें समझाऊंगा कैसे क्या चीजें होती हैं। चलो तो पढ़ते हैं कि सॉलिड के पास क्या होता है। डेफिनेट शेप होता है, उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, बट बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर लॉक्ड इनटू प्लेस, ठीक है। क्यों? उनके पार्टिकल क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर स्पेस में क्या होता है, बिल्कुल पास पास एकदम लॉक्ड होते हैं, बंधे होते हैं। नेक्स्ट बात करें क्या, सॉलिड डू नॉट फ्लो इजिली। सॉलिड फ्लो नहीं करते इजिली अगर उनके और बिकॉज देयर पार्टिकल कैन नॉट मूव और स्लाइड वन ऑफ वन। भाई क्यों? आपको पता है सॉलिड क्या होता है, फ्लो नहीं करते, क्योंकि उनकी पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं कर पाते, सिंपल सी बात है, क्योंकि वो बहुत तगड़े बंधे होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, बहुत हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच होते हैं वो एक दूसरे से। सॉलिड्स आर नॉट इजिली कंप्रेसिबल बिकॉज देयर लिटिल फ्री स्पेस बिटवीन देम। सॉलिड को हम इस वजह से कंप्रेस नहीं कर सकते, उनको पिचकाने या दबा नहीं सकते, क्योंकि उनके बीच की जो स्पेसिंग होती है वो बहुत कम होती है, तो भाई जाएंगे कहाँ बेचारे। तो ठीक है, इस तरह से कुछ समझो। अब बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं लिक्विड के बारे में। लिक्विड की कौन कौन सी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। अच्छा, माइक्रोस्कोपिक मतलब ये बहुत ही माइक्रोस्कोप से देखा जाके स्टडी करा गया, बहुत ही माइन्यूट लेवल पे, ठीक है, कि उनके पार्टिकल्स के बीच में ऐसी क्या क्या बातें होती, क्या डिफरेंस होता है। तो वो जो स्ट्रक्चर आपने देखा था ना वहाँ पे, वो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है। अब यहाँ बात करते हैं सेकंड, इसका फर्स्ट, liquids are not easily compressible and have a definite volume but there is a little free space between particle। इस यहाँ पे लिक्विड भी क्या होते हैं, हमारे जो लिक्विड होते हैं वो भी कंप्रेसिबल नहीं होते, मतलब उन्हें आसानी से नहीं दबा सकता, ठीक है। बट कह रहा है कि हैव अ डेफिनेट शेप, इनका वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट होता है, बट शेप इनका डिफरेंट हो, शेप नहीं होता, क्योंकि लिक्विड का आपको देखते हो पानी को जिस बॉटल में भर दो उसी का शेप लेता है। बिकॉज देयर आर लिटिल फ्री स्पेस बिटवीन देम, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में जो स्पेस होती है वो सॉलिड कंपेरिजन में थोड़ा सा ज्यादा होता है, मतलब थोड़ा बहुत होता है। ओके, अब बात करते हैं लिक्विड फ्लो इजिली बिकॉज देयर पार्टिकल कैन मूव या स्लाइड पास्ट ऑन अदर। तो इसका मतलब कह रहा है कि जो लिक्विड होते हैं वो क्या होता है, इजिली फ्लो होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर क्या करते भैया, स्लाइड करते जाते हैं, एक दूसरे स्लाइड करते हैं, इसलिए वो फिसलते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर। अब बात करते हैं लिक्विड्स फ्लो इजिली बिकॉज द पार्टिकल्स कैन मूव और स्लाइड पास्ट वन अनदर। अच्छा, ये तो वही चीज रिपीट हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है, ये वही पॉइंट है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं कि सॉलिड और लिक्विड की जो माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन अगर कोई पूछ ले तो बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से समझ में आया यहाँ तक। चले आगे। ओके, अब बात करते हैं गैस की, ऐसी सिंपली माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। ये अच्छा आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेता है भाई, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी बताइए आप गैस की, या एक्सप्लेनेशन, माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन अब, ठीक है। तो अब यहाँ बात करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं गैस की। गैस आर इजिली कंप्रेसिबल बट देयर इज अ ग्रेट डील विथ फ्री स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। क्यों भाई?
गैस को हम क्या करते हैं, इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। तभी तो मैंने बताया एलपीजी सिलेंडर में या किसी भी ऑक्सीजन सिलेंडर में तुम क्या करते हैं, कंप्रेस करके भर दिया जाता है उसमें। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो फ्री स्पेस होता है बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उनका आसानी से दबाया जा सकता है, यानी कंप्रेस करा जा सकता है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है भाई, गैसेस फ्लो वेरी इजीली बिकॉज देयर पार्टिकल्स रैंडमली मूव। ठीक है, मूव पास ऑन अदर। उनके क्या होता है भाई, गैस जो होता है, गैस के जो फ्लो होता है बहुत इजी होता है, क्योंकि उनके पार्टिकल जो होते हैं रैंडम मोशन करते रहते हैं। ठीक है, और एक दूसरे के ऊपर। लास्ट पॉइंट क्या है भाई, गैस हैव इनडेफिनिट शेप एंड इनडेफिनिट वॉल्यूम बिकॉज द पार्टिकल कैन मूव पास ऑन अदर। ये भी बता रखा भाई बात की भाई गैस के पार्टिकल क्या होता है, उनकी इनडेफिनिट शेप, गैसेस की क्या होती है, इनडेफिनिट शेप होती है, यानी कोई फिक्स शेप नहीं होती, ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। क्यों? क्योंकि उनके जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे पे भागते रहते हैं, मतलब उनका हमेशा रैंडम मोशन में रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा, वेरी इंपॉर्टेंट, आपका फोर्थ। तो यहाँ पे बात करेंगे हम सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा हैव इंडेफिनिट शेप एंड इंडेफिनिट वॉल्यूम बिकॉज द पार्टिकल्स कैन मूव पास ऑन। यहाँ भी वही सेम बातें कह रहा है कि प्लाज्मा के पास क्या होते हैं भाई, ये भी एक तरह से आयनाइज्ड गैस ही तो होता है, तो इसके भी शेप और साइज क्या होंगे, शेप और साइज और वॉल्यूम इसका क्या होगा भाई, इंडेफिनिट होगा, मतलब कोई निश्चित नहीं होगा। कह रहा है कि द पार्टिकल कैन मूव, तो इसमें पार्टिकल क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर यहाँ भी मूव करते रहे, बेसिकली यहाँ पे ये रैंडम मोशन करते रहते हैं, मोशन में रहते हैं। प्लाज्मा इजीली कंप्रेसिबल, प्लाज्मा को भी क्या इजीली कंप्रेस करा जा सकता है बिकॉज द ग्रेट डील विद फ्री स्पेस। इनके बीच में क्या होता है, फ्री स्पेस होता है, क्योंकि ये भी गैस एक तरह से आयनाइज्ड गैस होते हैं, बस और कुछ थोड़ी होता है प्लाज्मा। ओके, और यह कह रहा है प्लाज्मा आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड आर अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड बिकॉज दे आर कंपोज्ड ऑफ आयन। ठीक है, ये आयंस है ना कि लेंस है, ये गलत लिखा है, IONS है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं भाई बीईसी के बारे में, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। यहाँ पे क्या है, पार्टिकल्स आर लेस एनर्जेटिक देन सॉलिड। ठीक है, बिकॉज एग्जिस्ट एट वेरी लो टेम्परेचर। क्योंकि भाई ये बहुत ही कम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए क्या होते हैं, ये थोड़ा लेस एनर्जेटिक होते हैं, किसके कंपेरिजन में, सॉलिड कंपेरिजन में। यहाँ पे कह रहा है सेकंड पॉइंट, पार्टिकल्स आर लिटरली indistinguishable because they are locked in same state space। तो यहाँ पे क्या है, जो पार्टिकल होते हैं वो लिटरली क्या होते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। ठीक है, इनको डिस्टिंग्विश नहीं, यानी अलग अलग नहीं करा जा सकता, मतलब देखा ही नहीं जा सकता, डिस्टिंग्विश ही नहीं करा जा सकता इनको, बिकॉज ये क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी कि लॉक होते हैं एक स्पेस में। बीईसी शोज सुपर फ्लूइडिटी बिकॉज पार्टिकल्स कैन फ्लो विद इन द फ्रिक्शन विदाउट फ्रिक्शन। इसमें क्या होता है, जो पीसी शो होते हैं, यानी कि जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होते हैं, वो क्या करते हैं, सुपर फ्लूइडिटी शो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल क्या करते हैं, बिना फ्रिक्शन के मूव करते हैं, बिना फ्रिक्शन के फ्लो करते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं। चले आगे। ठीक है बच्चों, ये आपका वही चीज अभी तक रिपीट हुआ है, क्या समराइज कर दिया। अब बात करते हैं इंटरचेंज ऑफ मैटर, इंटरचेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि कैसे क्या हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किसी चीज को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मैटर को, तो हाँ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, आपने देख रखा हो, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, आइस के बारे में। आइस सॉलिड होती है, उसको अगर हम हीट दें क्या हो जाएगा भाई, वो क्या होती है, पिघल जाती है एक तरह से, वो पिघल के क्या होगी, लिक्विड बन जाती है। लिक्विड को और हीट दें क्या बन जाएगा, गैस बन जाती है, यानी कि वेपराइज हो जाती है। अब अगर उसी गैस को क्या करें हम, ढक्कन लगा के कूल कर दें, यानी कंडेंसेट कर दें, तो क्या हो जाएगा, लिक्विड वापस से बन जाता है, और उसी को वापस से फ्रीज कर दे तो क्या बन जाएगा, फिर से वो आइस बन जाता है। ये चीज आपने देखा कि नहीं। तो ये चीज होता है, कोई किसी भी मैटर को हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर देके या फिर टेम्परेचर इसमें से हीट लेके या हीट देके उसे क्या कर सकते हैं, हम किसी भी स्टेट में यानी तीनों स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे बात करें इंटरचेंज मतलब बदलना, एक दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करना मैटर को। कह रहा वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। अच्छा, सारे नहीं यहाँ पे, बट कुछ चीजें हैं तो उनके बारे में समझते हैं। वाटर यहाँ पे सॉलिड में देखो ध्यान से, वाटर तीनों स्टेट में ही क्या करता है, लाई करता है, एग्जिस्ट करता है। जैसे सॉलिड कब, आइस के फॉर्म में जब होगा तो वो सॉलिड होगा, जो हम पानी पीते हैं नॉर्मल यूज के लिए वो लिक्विड स्टेट में होता है, और गैस वाटर वेपर के फॉर्म में होता है, आपने देखा होगा। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होंगे, देखो उनके बारे में समझना। सब्लिमेशन जैसे क्या होता है, सब्लिमेशन आपने सुना होगा कि द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू द वेपर, ये ध्यान रखना। इसका एग्जांपल होता है कपूर, जो घरों में होता है, कपूर होता है, आयोडीन या अमोनियम क्लोराइड। ज्यादातर ये आपको एग्जाम में बहुत आता है, एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आपको कि सब्लिमेशन एक ऐसा स्टेट होता है कि सॉलिड को, बर्फ को सीधा ऐसे गर्म कर दो, सीधा गैस बन जाए, बिना मतलब लिक्विड स्टेट आए। तो बर्फ में तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता, बट कपूर में होता है। आपने देखा होगा घरों में कपूर जो होता है वो टिक्की सी होती है, पपड़ी सी, उसको क्या करते हैं, जैसे जलाते हैं वो क्या होता है, लिक्विड में आने से पहले सीधा वेपराइज हो जाता है। मतलब यहाँ सॉलिड से सीधा कहाँ गया, गैस स्टेट में, इसीलिए उसको कहते हैं सब्लिमेशन हो गया। उस प्रोसेस का नाम बोलते हैं सब्लिमेशन।
ठीक है, कि मतलब डायरेक्ट कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू वेपर इज नोन एज सब्लिमेशन। फॉर एग्जाम्पल कैम्फोर और आयोडीन या अमोनियम क्लोराइड। अब यहाँ तक क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं। अब ये यहाँ पे एक फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंटर कन्वर्जन कैसे की प्रोसेसेस को कहते क्या है बच्चों, ये समझो, आपको यही यहाँ पे पढ़ना अच्छे से इनके बारे में। जैसे मैं देखो मैं यहाँ पे समझाते चल रहा हूँ, एक एक चीज मैं पहले यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ, समझो। ये जैसे ये सॉलिड है, आपको अब पता है सॉलिड को सपोज करो ये आइस है, ठीक, ये आइस हो गया हमारा, ये लिक्विड यानी कि वाटर, और ये गैस यानी कि वेपर कर लो या स्टीम, ठीक। अब अगर आइस को हम क्या करेंगे, एक मिनट, ठीक, आइस को अगर हम क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, यानी कि फ्यूजन कर, मेल्ट, एक तरह से फ्यूजन, अगर आइस को मेल्ट कराएंगे तो इसमें लिक्विड हो जाएगा। तो ये आइस का सॉलिड से कन्वर्ट होना लिक्विड स्टेट में, उसे क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे तो फ्यूजन कौन सा प्रोसेस होता है, जब सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। तो अच्छा एक बात बताओ, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए क्या देना, हीट देनी पड़ती है, आपको पता है ना, हीट देनी पड़ेगी। तो जब सॉलिड को हम थोड़ी सी हीट देंगे वो क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा, बेसिकली फ्यूज हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, तो इस प्रोसेस क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। अब जब लिक्विड हो गया, सपोज पानी लिक्विड है, उसको हम क्या करें और थोड़ी हीट दे दें तो वो क्या होगा, वेपराइज हो जाता है, वेपराइज होकर क्या गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ये देखो गैस हो गया ना, तो यानी वेपर में स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो इस प्रोसेस क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का मतलब क्या है भाई, अगर लिक्विड का अगर कोई पूछे व्हाट इज वेपराइजेशन, तो द कन्वर्जन फ्रॉम लिक्विड टू गैस इज नोन एज वेपराइजेशन। अब वापस से अगर बात करें, अगर कोई गैस है, गैस से वापस से हमें सॉलिड बनाना है तो क्या होगा, देखो गैस से अगर क्या होगा, अगर कोई गैस हमारा सपोज स्टीम है, उसको अगर हम क्या कर दें, सॉलिड में हमें कन्वर्ट करना है, तो इसे क्या कहते हैं, देखो इसे कहते हैं डिपोजिशन, या इसी का एक और नाम होता है डिपोजिशन का, इसको कहते हैं एब्लिमेशन, ठीक है। एब्लिमेशन कि डायरेक्ट अगर गैस को हम कंडेंसेट कर दें तो सॉलिड बन जाता है। अच्छा ये चीज तो अभी रुक जाओ आप, ये चीज अब यहाँ से अगर उल्टा हमें वापस कन्वर्ट करना होता तो क्या कहते हैं, सपोज पानी है, स्टीम है, उसको हमें ठंडा करना, ठंडा करते हैं उसको, तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कंडेंस होकर किस में, फिर से वाटर बन जाता है। देखो अगर गैस से अगर हमें वापस लिक्विड बनाना तो इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। मतलब कंडेंसेशन इज द प्रोसेस व्हेन फ्रॉम विच अ गैस इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट, यानी कन्वर्जन ऑफ गैस या स्टीम इनटू द लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन। तो यहाँ पे होगा हीट, यहाँ से हम निकाल लेते हैं, मतलब उसको ठंडा करते हैं, तभी तो। अब लिक्विड है, लिक्विड को और उसको सॉलिडिफाई कैसे करेंगे, मतलब अगर सॉलिड में कन्वर्ट करना, सपोज वाटर को हमें क्या करना है, आइस में कन्वर्ट करना, तो हम क्या करेंगे, उसको फ्रीज कर देंगे बेसिकली, या सॉलिडिफिकेशन इसको कहते हैं, या इसी को फ्रीजिंग कहते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस है, ये आपको समझना अच्छे से, इन्हीं के बारे में अभी और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। चलते आगे चलते हैं, ओके ओके। यहाँ पे बात करेंगे कुछ इफेक्ट की, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, कि क्या क्या इफेक्ट टेम्परेचर के चेंज में क्या क्या इफेक्ट होते हैं, ये देखेंगे हम यहाँ पे। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि द टेम्परेचर इफेक्ट ऑन हीटिंग अ सॉलिड वेरीज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सॉलिड एंड द कंडीशन रिक्वायर्ड इन द ब्रिंगिंग द चेंज। सिंपल सी बात कह रहा है कि जो टेम्परेचर इफेक्ट होता है किसी भी सॉलिड को हीट करने का, वो किस बात पर डिपेंड करता है कि उसके किस सॉलिड किस टाइप का है, सॉलिड का नेचर किस तरह है, और उसकी कंडीशन रिक्वायर्ड कि हमें किस में चेंज करना है। कि अगर सपोज अगर हमें सॉलिड से लिक्विड में कम चेंज करना है तो हमें टेम्परेचर कम चेंज, मतलब थोड़ा सा हीट देना पड़ेगा, यानी कि टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अगर सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में करना तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा, तो यानी ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, सिंपल से। तो वही कह रहा है कि ये चेंज इन टेम्परेचर जो होता है, कि टेम्परेचर में चेंज कितना है, इस बात का यानी इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो वही कह रहा है कि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सॉलिड कैसा है, यानी सॉलिड का नेचर कैसा है, ठीक। कि अगर सपोज करो कि पानी को अगर पानी आइस है, आइस को अगर हमें स्टीम में कन्वर्ट करना तो वहाँ पे हीट कम लगेगी। और अगर सपोज करो कि अगर हमारे पास एक आयरन का पीस है, उसको हमें वेपराइज करना, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि पता है आयरन गलाने कितना 1600 डिग्री टेम्परेचर की जरूरत होती है, ठीक है, वो भी ब्लास्ट फर्नेस में उसको कराया जाता है, ओके। अब यहाँ पे अभी आगे आप पढ़ेंगे सब, अभी यहाँ पे वही समझते हैं थोड़ा सा और क्या होता है कि गर्म करने पे ऐसी क्या बातें होती हैं, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज विच ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स देयरबाय द सॉलिड्स
सॉलिड मेल्ट एंड कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड। होता क्या भैया, यहाँ पे कह रहा है कि जो, एक चीज बताओ, जैसे ही हम सॉलिड को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो उसको क्या होगा, उसके जो पार्टिकल उनके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और वो क्या करेगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। इसकी वजह से उनका मोमेंटम क्या होगा, यानी मोशन, मूवमेंट करने, यानी कि मूव करने का जो एक तरह से उनका मोमेंटम यानी कि जो मोशन होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, जो पहले आराम आराम से वो धीरे धीरे वाइब्रेट करते थे, अब बहुत तेजी तेजी से वाइब्रेट करने लगेंगे। तो अब क्या होगा यहाँ पे कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, इनके बीच में, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा, और वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, सॉलिड मेल्ट हो जाता है किसमें, मेल्ट एंड कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड। ठीक है भाई, क्या होगा, जैसे जैसे हम गर्म करेंगे तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता जाएगा और वो क्या होंगे, मेल्ट होने लगेंगे, और मेल्ट होकर कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, लिक्विड में हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट बिकम लिक्विड इज एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो इस मेल्टिंग पॉइंट को आपको डेफिनेशन ध्यान रखने की, मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट, ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे सॉलिड क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है किस पे, लिक्विड में। ठीक है, लिक्विड पे, बट एट अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर होता है उसे कहते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, क्लियर, यानी एयर का जो प्रेशर होता है उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस दे रखा है 270, देखो 273.16 केल्विन। के क्या होता है, केल्विन एक्चुअली क्या होता है, टेम्परेचर का यूनिट होता है। ठीक, जिसमें मेजर करते हैं टेम्परेचर क्या है, एक क्वांटिटी हमारी, उसको मेजर करने के लिए हम क्या भी यूज करते हैं, केल्विन, उसके जो एसआई यूनिट होती है वो हमारी केल्विन होती है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू द लिक्विड स्टेट नोन एज फ्यूजन। ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि सॉलिड से अगर कोई चीज लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे, फ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। कि आपसे कभी पूछे व्हाट इज फ्यूजन, तो आप बता सकते हो कि इज द फ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज द चेंज ऑफ solid into the solid state into the liquid state, very easy। चले आगे, ओके। अब बात करते हैं प्रेशर का इफेक्ट क्या आता है, चेंज अगर प्रेशर में अगर चेंज कर दो उसका क्या प्रभाव पड़ता है भाई इस मैटर के चेंज ऑफ स्टेट में। तो क्या यहाँ पे पढ़ते हैं पहले, इंक्रीज और डिक्रीज द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। कह रहा है कि जो अगर हम बात करेंगे किसके, प्रेशर की, तो प्रेशर का इंक्रीज और डिक्रीज करने पे क्या होगा, स्टेट उसका क्या होगा, चेंज हो सकता है। जैसे अप्लाइंग द प्रेशर ऑन एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। आपको पता है कि हम गैस को अगर बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर दे तो वो किस में, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। मैंने बताया था ना अभी, लिक्विड फैट पेट्रोलियम गैस जो एलपीजी होती है वो क्या होती है, गैस होती है। उसमें हम क्या करते हैं, जबरदस्ती उसको बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा के क्या करते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें आपका सिलेंडर में उसको भर लेते हैं। ठीक है, फिल कर लेते हैं और बाकी हम फिर अपना यूज करते हैं उसे कुकिंग गैस की तरह। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जैसे CO2 इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होता है, हाई उस पर स्टोर करा जाता है हाई प्रेशर पे। सॉलिड CO2 गेट कन्वर्टेड डायरेक्टली गैसियस स्टेट एंड डिक्रीज द प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। और यहाँ पे क्या होता है, सॉलिड जो हमारा CO2 गैस होता है उसको क्या डायरेक्टली हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, लिक्विड स्टेट में। ठीक, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन इज आल्सो नोन एज ड्राई आइस। ये बहुत पूछता है कि ड्राई आइस किसे कहते हैं, शुष्क आइस किसे कहते हैं। ठीक है, शुष्क बर्फ या जिसे ड्राई आइस कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं कार्बन, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को, ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारी जो है लेटेंट हीट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको 10th में ही पढ़ने को मिलेगा, तो यहाँ पे अच्छे समझ लो लेटेंट हीट क्या होता है। लेटेंट हीट होता है द हिडन हीट, ठीक है, विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। बेसिकली जो चेंज ऑफ स्टेट करने, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो चेंज होने के लिए जो हमें हीट देनी पड़ती है, ठीक है, उसे कहते हैं लेटेंट हीट। किसको तो, अच्छा ये हीट जरूरी क्यों होती है भाई, यही हीट क्या करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करती है। मतलब ऐसी हीट होती है, लेटेंट हीट ऐसी हीट होती है जो कि मॉलिक्यूल्स के स्टेट चेंज के दौरान दी जाती है। ठीक है, कि द हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। क्लियर। अब बात करते हैं फ्यूजन की। फ्यूजन कह रहा है क्या होता है,
ऑलरेडी बता चुके हैं, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड। क्लियर। वेपराइजेशन की बात करते हैं, व्हाट इज वेपराइजेशन, मैंने ऑलरेडी बता रखा, वेपराइज होना यानी कि हीट एनर्जी टू रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। आपको पता है कि पानी को, या सिंपल सी बात है, कह रहा है कि 1 kg लिक्विड को गर्म करके किसमें, गैस में कन्वर्ट करना, यानी कि लिक्विड का गैस में कन्वर्जन होता है, उसे क्या कहते हैं, वेपराइजेशन कहते हैं। ठीक है, बट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेंगे। और उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे क्या होता है, कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है यानी गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है, उस पॉइंट क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, आपको पता होगा। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री होता है। 100 डिग्री पे क्या होता है, पानी, वाटर जो होता है, क्या वाटर यानी कि हमारा कन्वर्ट होने लगता है किसमें, वेपर में या स्टीम में, सिंपल सी बात है। Thus we can say that pressure and temperature determine the state of substance, whether it will be solid or liquid या गैस कुछ भी हो सकता है। यहाँ से हम एक चीज ये कह सकते हैं कि जो हमारा प्रेशर और ये टेम्परेचर में जो चेंज होता है, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर ही डिटरमाइन करते हैं, यानी बताते हैं क्या, किसी स्टेट, किसी सब्सटेंस का स्टेट, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो या गैस हो, कोई भी स्टेट हो। ठीक है बच्चों, क्लियर, ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा, यहाँ से समझने वाली बहुत ईजी है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया, किसी को दिक्कत नहीं। चले आगे, अब बात करते हैं, एक सेकेंड, ओके, ज़्यादा आगे, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग की। भैया इवेपोरेशन क्या होता है, ठीक। अब यहाँ पे समझते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। जो भी पार्टिकल होते हैं किसी भी मैटर के, वो क्या करते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर इन गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, देयर आर पार्टिकल्स विथ डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कह रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर की अगर बात करें, तो वहाँ पे जो भी गैस, लिक्विड या सॉलिड होते हैं, उनके पार्टिकल क्या होते हैं, डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होती है उनकी। तो कह रहा है, इन द केस ऑफ लिक्विड, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी is able to break away the force of attraction of other particles and get converted into vapor। एक्चुअली कह रहा है कि यहाँ पे अगर कोई सरफेस, ये वाटर है और ये वाटर का सरफेस, तो सरफेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके पास इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है कि वे अपने जो बाकी एटम है उनसे क्या करें, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जिसका यहाँ रुका हुआ है उसको ब्रेक करके ये वेपराइज हो जाए, यहाँ से भाग जाए, इतनी उनके पास एनर्जी होती है। तो ये कह रहा है कि दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू द वेपर at any temperature below its boiling point is called evaporation। ठीक है, वेपराइजेशन तो उसे कहते हैं यहाँ जब कोई, यानी बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड का कन्वर्जन किस में हो, वेपर में हो। बट इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। इवेपोरेशन अगर कोई पूछे क्या होगा, कौन सा होता है, भाई इवेपोरेशन इज द फिनोमिना दैट चेंज द लिक्विड इनटू द वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। आई होप क्लियर है आपका, किसी को दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। इवेपोरेशन और वेपराइजेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है, समझ में आ गया, बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ से फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन, क्या क्या इफेक्ट करते हैं, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन की रेट होगी। आपने देखा होगा, अगर पानी को आप 1 लोटा पानी, वैसे मतलब 1 लीटर पानी आप किसी जग में या किसी चीज़ में, किसी किसी भी यार आप ग्लास में या समथिंग किसी में रख दो, ठीक है, छत पे या कहीं पे अंदर, और 1 लीटर पानी आप ऐसे ही घर में नीचे फर्श पे फेंक दो, तो देखो सबसे पहले कौन सा इवेपोरेट गैप कौन होगा, भाई जो ग्लास में या किसी पात्र में आपके घर में जो ये जग या मग में रखा होगा वो जल्दी खत्म नहीं होगा 1 घंटे में। बट आपका जो आपने जो 1 लीटर पानी नीचे जमीन पे फेंक दिया होगा वो धीरे धीरे इवेपोरेट बहुत जल्दी, क्योंकि वहाँ पे सरफेस ऑफ एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, ये चीज समझ में आई। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अब टेम्परेचर भी इंक्रीज करने क्या होगा, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। इससे क्या होगा कि अगर टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गए, उनको काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिल जाएगी और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर स्टेट में। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। ह्यूमिडिटी क्या होती है भाई, नमी, जिसे कहते हैं हिंदी में नमी। ठीक है, ह्यूमिडिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, कि एयर में कितना यानी लिक्विड प्रेजेंट है, यानी वाटर वेपर प्रेजेंट है, उसे कहते हैं क्या, ह्यूमिडिटी। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर, कि किसी भी टेम्परेचर पे अगर हम बात करें, जो हमारी एयर होती है वो कुछ एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ही
होल्ड कर सकती है। अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होता है, प्रेसिपिटेशन हो जाए, जिसे हम बारिश कहते हैं, समझो। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। सिंपल सी बात है, अगर जो एयर हमारी है उसमें क्या होगा, मतलब जो वाटर कंटेंट है यानी कि वाटर वेपर का, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो इवेपोरेशन की रेट क्या होगी, बहुत कम होगी। ठीक है। अब यहाँ पे विंड स्पीड एक चीज दे रखा है, विंड स्पीड यानी हवा की स्पीड, जो भी समझते हैं। कह रहा है हायर द विंड स्पीड मोर द इवेपोरेशन। आपने देखा होगा अगर पानी कहीं नीचे अगर जमीन पे गिर जाए तो हम क्या करते हैं, अगर फैन चला दे तो जल्दी से सूख जाता है। तो वही चीज कह रहा है कि हवा की स्पीड की वजह से क्या होता है, इवेपोरेशन जल्दी होता है। अगर यहाँ तक क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं, अब आगे चलते हैं। एक सेकेंड ओके। अब बात करते हैं इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। हाँ, ये भी बात आपको सही है। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द इवेपोरेशन। यहाँ पे कह रहा है कि आपने देखा होगा कि इवेपोरेशन कह रहा है कि ये इवेपोरेशन किसकी वजह, इसकी इवेपोरेशन के कारण क्या होता है, कूलिंग होता है। ठीक है। कैसे भाई, अगर कहीं पानी अगर जमीन पे बिखरा पड़ा है, अगर सिंपल सी बात है, पानी यहाँ से वेपराइज कब करेगा, जब वो सराउंडिंग से क्या होगा, हीट लेगा, हीट लेके ये क्या होगा, वेपराइज हो जाएगा। तो सराउंडिंग से उसने हीट क्या हो, हीट मतलब कैप्चर कर लिया, तो क्या होगा, एब्जॉर्ब कर लिया। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा, कुछ कम हो जाएगा जितनी हीट ली, इसी वजह से क्या होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर थोड़ा बहुत कम हो जाता है, तो यानी कि ये कूलिंग इफेक्ट आता है। आगे क्या आता है, क्लियर। हम बात करते हैं इवेपोरेशन वर्सेस बॉइलिंग की। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, पार्टिकल फ्रॉम बल्क यानी कि होल द लिक्विड चेंजेस इनटू द वेपर स्टेट, बट इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना होता है। ठीक है। बॉइलिंग में क्या होता है, पूरा पूरा पानी जो होता है वो किसमें कन्वर्ट होने लगता है, यानी लिक्विड जो वेपर में कन्वर्ट हो, जबकि यही एक इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। बॉइलिंग क्या होती है, पूरे पूरे एक चीज आपने नोटिस करा होगा, जब भी पानी अगर किसी पात्र में या किसी भगोने में समझ लो हम गर्म करते हैं, तो क्या होता है, पूरा पूरा पानी जब ऊपर से लेके नीचे तक पूरा बॉयल होने यानी कि बॉइलिंग होने लगती है उसकी, और वो क्या करता है, वेपर में कन्वर्ट होने। ऐसा नहीं कि वो सरफेस का होता है और नीचे का नहीं होता। जबकि एवेपोरेशन क्या होता है, जैसे सी हो गया या कोई भी हमारे पॉन्ड्स हो गए, तालाब में जो पानी ऊपर का पानी होता है, सरफेस का पानी, वहाँ वो केवल और केवल किसमें इवेपोरेट होता है, यानी पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड एंड चेंजेस इनटू द वेपर स्टेट। तो यानी जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं उनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी होती है कि वो अपने बाकी के जो एटम है उनसे जो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसे ओवरकम करके किसमें, लिक्विड से किसमें, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, यानी चेंज हो जाए। अब बात करते हैं यहाँ पे, फिर तुम्हारा पॉइंट है केल्विन एंड सेल्सियस स्केल की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपके टॉपिक में मेंशन है आपकी बुक में। तो यहाँ से हम बात करेंगे कि केल्विन, व्हाट इज केल्विन। मैंने आपको अभी बता रहा है केल्विन क्या होता है, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर होता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस को कितना कहते हैं, 273.16 केल्विन। जहाँ पे 0 डिग्री या फिर हम मान के चलते कितना, 0 डिग्री सेल्सियस को मानते हैं 273 केल्विन। आपने स्केल से अगर पढ़े होंगे तो केल्विन स्केल और ये सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल तीनों आप पढ़ेंगे, नहीं तो आगे भी पढ़ेंगे अभी यहाँ पे। ठीक है। और SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, जो T के इस तरह लिखा होता है। तो अगर हमें कन्वर्ट करना हो कि जो केल्विन होता है वो क्या होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 होता है। अगर आपको कन्वर्ट करना तो यानी कि 100 अगर बात करें कि 100 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 373 हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से वहाँ पे ऐड कर दो, सीधा 273 हम ऐड कर देते हैं। अब यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर हैज ऑलरेडी पॉजिटिव साइन, हेंस रिगार्डेड बेटर स्केल देन द सेल्सियस। ये क्या होता है भाई, जो हमारा केल्विन स्केल होता है उसमें क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव साइन होता है, जबकि इसी वजह से क्या करते हैं, ये इसे हम बेटर स्केल मानते हैं किसे, सेल्सियस से। एटमॉस्फेयर ATM इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। ये चीज समझो आप, कई जगह एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटमॉस्फेयर क्या है, तो एटमॉस्फेयर जो ATM होता है ये क्या होता है, प्रेशर की यूनिट होती है, यानी कि मेजरिंग द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। लेकिन आपको पता होगा कि जो प्रेशर की SI यूनिट होती है वो होती है पास्कल। ठीक है। ओके। एक एटमॉस्फेयर यानी 1 एटमॉस्फेयर होता है 1.01 इंटू 10⁵। ठीक, पास्कल। क्लियर। मतलब एटमॉस्फेयर भी कुछ होता नहीं, एटमॉस्फेयर जो एयर का प्रेशर करते हैं वो कितना होता है, 10⁵ पास्कल होता है, यानी 1 ATM इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है। द प्रेशर, आगे पढ़ते हैं, द प्रेशर ऑफ एन एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैंने ऑलरेडी बता दिया था, ताकि जिसको ना समझ में यहाँ पे समझ लो कि जो हमारा एयर का प्रेशर होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में,
उसी कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिंपल सी बात है, जो एटमॉस्फेयर में हवा होती है यानी एयर होती है, उसका जो प्रेशर होता है हमारी बॉडी या किसी भी चीज़ पे, उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एट सी लेवल इज 1 एटमॉस्फेयर एंड इज टेकन टू द नॉर्मल एटमॉस्फेयर। जो हम सी लेवल पे बात करते हैं उसे कहते हैं, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल होता है उसे कहते हैं 1 एटमॉस्फेयर, और उसे कहते हैं नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आई होप यहाँ तक क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं कोई। चले आगे। ओके, ये आपका लास्ट पॉइंट था, यहाँ पे पूरा आपका चैप्टर कवर हो जाता है अच्छे से। तो हम एक बार पूरा समराइज कर दें कि हमने पढ़ा क्या क्या है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि आज आपने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। उसको फटाफट रिवाइज करते हैं कि आपने एक चीज समझ लिया होगा कि जो मैटर होते हैं वो क्या छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, स्मॉल पार्टिकल। सेकंड बात करते हैं द मैटर अराउंड अस, 3 स्टेट होते हैं बेसिकली उनके, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और 2 हमारे जो होते हैं वो प्लाज्मा होता है और बीसी होता है। एक्चुअली प्लाज्मा जो होता है एक तरह से वो गैसेस स्टेट का ही होता है, एडवांस वर्जन, यानी कि हायर टेम्परेचर पे आयनिक फॉर्म में जब आयनाइज्ड गैसेस होते हैं प्लाज्मा स्टेट में। और जो हमारा बीईसी होता है वो सॉलिड स्टेट होता है, बट उसमें टेम्परेचर बहुत कम होता है, यानी कि इससे पहले का स्टेट होता है एक तरह से, ठीक। मेनली अगर बात करेंगे तो मैटर 3 ही तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस ही बात करते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल आर मैक्सिमम इन सॉलिड। आपको बता दिया कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में ज्यादा होता है, उससे कम किस में होता है, लिक्विड में होता है, और सबसे कम किस में होता है, गैस में होता है। द स्पेस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, वही बात करेंगे, एनर्जी उनमें क्या होती है, सबसे ज्यादा किस में होती है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की एनर्जी, ठीक है। या फिर स्पेस की बात करें, सबसे ज्यादा सॉलिड में, सबसे ज्यादा स्पेस किस में होती है, आपका गैस में होती है, उससे कम लिक्विड में होती है, उससे कम सॉलिड में होती है। अब द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज द मोस्ट ऑर्डर इन, एक सेकेंड, ओके, in the case of solid, in the case of liquid, layer of particle can be slip and slide over each other while gases। अच्छा, यहाँ पे एक चीज समझना है कि जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल होता है मोस्ट ऑर्डर इन सॉलिड में, तो सबसे ज्यादा मोस्ट ऑर्डर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ बिल्कुल डेंसिटी पैक होते हैं, और वो क्या करते हैं भाई, वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे स्लिप नहीं करते। और जबकि लिक्विड के केस में क्या होता है, जो पार्टिकल्स के लेयर होते हैं वो एक दूसरे पे क्या होता है, स्लाइड करते हैं, स्लिप करते रहते हैं। और यही चीज गैस में भी होता है, क्यों, क्योंकि गैस का कोई देयर आर नो ऑर्डर होता है और पार्टिकल जस्ट मूव अबाउट रैंडम। तो यहाँ पे क्या होता है, रैंडम मोशन करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, द स्टेट ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल। जो हमारे जो स्टेट है मैटर के, वो क्या होता है, एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकते हैं। मैंने बताया था, जैसे आइस को कन्वर्ट कर दिया लिक्विड में, लिक्विड को वाटर में, वाटर को कन्वर्ट कर दिया वेपर में, यानी स्टीम में, स्टीम को वापस से कन्वर्ट कर सकते, कंडेंसेट कर देते हैं हम किसमें, लिक्विड में यानी वाटर में, और वाटर को वापस हम फ्रीज कर देंगे तो आइस कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि आइस को अगर हम कन्वर्ट कर, हमने उसको प्रोसेस क्या कहते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को फ्यूजन, और लिक्विड को कन्वर्ट करने, अगर हमें स्टीम में कन्वर्ट करना है उसको क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। सिंपल सी बात है। और अगर वापस से वेपर यानी स्टीम को कन्वर्ट अगर मैं करना है लिक्विड में, उससे क्या कंडेंसेशन कहते हैं, और कंडेंसेशन और लिक्विड को हमें उसमें कन्वर्ट करना सॉलिड में, उससे क्या फ्रीजिंग कहते हैं। सिंपल सी बात है, या सॉलिडिफिकेशन कहते हैं उसको। ओके, अब यहाँ पे वही बात है, देखो यहाँ पे दे रखी है सब्लिमेशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बता रखा है ऑलरेडी कि डायरेक्टली यानी सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली हम कन्वर्ट किसमें कर दें, गैस स्टेट में, विदाउट गोइंग इन द लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में गए। जैसे इसके एग्जांपल मैंने बताया कपूर, कैम्फोर हुआ गया, और एक दो आयोडीन आपका हो गया, ये सारी चीजें। डिपोजिशन ऑफ चार्ज ऑफ गैसेस स्टेट डायरेक्टली टू द सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग इनटू द, ये यही बात मैंने बता दिया डिपोजिशन क्या होता है, ठीक है। कि गैस स्टेट से क्या करो, डायरेक्ट आपको सॉलिड स्टेट में आना है विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट, से कहता है डिपोजिशन। अब बात करते हैं ये बॉइलिंग पॉइंट इज अ बल्क फॉर्म, बल्क फिनोमिना होता है, ये आपको मैंने बता दिया। मतलब ये पूरे, अगर कोई आप भगोना या कोई वेसल में आप क्या करते हो, पानी गर्म करते हो, तो पूरा जो भगोने का पानी होता है वो पूरा गर्म होता है, ना कि कोई सरफेस वाला। तो ये कह रहा है इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स फ्रॉम होल, देखो यहाँ देखा होल, यानी पूरा लिक्विड में, लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में। जबकि इवेपोरेशन क्या होता है, एक सरफेस पे ना होता है। इसमें क्या होता है कि वो सरफेस के जो पार्टिकल होते हैं वो उनके पास सरफेस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, उनके पास सरफेस एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। और क्या करते हैं, उस एनर्जी की वजह से क्या करते हैं, वो जो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बाकी, ठीक है, लिक्विड के पार्टिकल के साथ, वो क्या उसे ओवरकम कर देते हैं, यानी खत्म कर देते हैं। और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो लिक्विड जो पार्टिकल होते हैं सरफेस वाले, वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, वेपर स्टेट में भाग जाते हैं, ठीक है। आई होप ज्यादा क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, हमने और क्या पढ़ा आज, कि रेट ऑफ वेपराइजेशन डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर
द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड पे आपको बता दिया कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन ये किस बात पर डिपेंड करता है कि सरफेस कितना ज्यादा है। मैंने बताया ना, पानी अगर जमीन पे फेंक देते क्या सरफेस अगर ज्यादा वो पानी जल्दी सूख जाता है, यानी कि उड़ जाता है, बेसिकली इवेपोरेट हो जाता है। और क्या कह रहा कि टेम्परेचर अगर बढ़ा दें तो क्या हो जाए, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। और ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड, अगर विंड हवा चला दें यानी फैन चला दें तो पानी जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, यानी सिंपल सी कोई लिक्विड इवेपोरेट हो जाती है। इवेपोरेशन से क्या होता है, इसकी वजह से कूलिंग होता है। क्यों, मैंने बता रखा है कि भाई इवेपोरेशन यानी सपोज अगर वाटर जमीन पे फैला हुआ है तो वो क्या करेगा, सराउंडिंग जो होगा उससे क्या हीट ले लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो वेपर में। तो अगर सराउंडिंग उसने हीट लिया तो क्या वहां से तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और हमें कूलिंग इफेक्ट नजर आएगा, थोड़ा कमरा जो ठंडा लगेगा जब टेम्परेचर उसका कम हो जाएगा। ऐसे लास्ट पॉइंट क्या हमारा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये क्या होता है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी चीज को कहते हैं, मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है बेसिकली जितना हीट रिक्वायर्ड होता है, कितना द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू द गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया? इसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब जितने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू 1 kg लिक्विड को हमें गैस में कन्वर्ट करना है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एट बॉइलिंग पॉइंट पे, यानी जिस पॉइंट पे लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, सिंपल सी बात है। बट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सिंपल उसी चीज को उल्टा हम बोलेंगे, क्या करेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड। सॉलिड को हम किसे कन्वर्ट करना है, लिक्विड, उसे कहते हैं, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन उसे कहते हैं। और ये किस पॉइंट पे होता है, इस पॉइंट कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। आई होप क्लियर, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। भाई लेटेंट ऑफ फ्यूजन सिंपल सी बात है, कन्वर्जन कहाँ होगा, सॉलिड से लिक्विड में। जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगा उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर यहाँ पे क्या है कि भाई लिक्विड से अगर हमें क्या करना है, लिक्विड से हमें स्टीम में यानी गैस में कन्वर्ट करना है तो क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। वेरी इजी, ठीक। अब यहाँ पे कुछ मेजरेबल क्वांटिटीज दे रखा है और उसके यूनिट ये आपको याद रखनी है अभी से। जैसे अभी 2-3 टर्म आए थे बार बार, टेम्परेचर की जैसे आपको यूनिट अभी से ध्यान रखनी, केल्विन, उसको शॉर्ट सिंबल क्या होता है, के लिखते हैं। लेंथ को मीटर में लिखते हैं जिसका एम होता है। मास का किलोग्राम होता है, उसको केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। वेट का न्यूटन होता है, ठीक है, वेट का या फिर कह लो फोर्स का एन होता है कैपिटल। वॉल्यूम को क्या लिखते, क्यूबिक मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर लिखते हैं। डेंसिटी का क्या होता है, केजी पर क्यूबिक मीटर यानी केजी पर मीटर क्यूब, मैंने बता रखा था। मास अपॉन वॉल्यूम इसको कहते हैं। प्रेशर का होता है क्या, पास्कल, पीए लिखते हैं इसको। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक। आई होप मैंने सारे टॉपिक आपको कवर कर दिए हैं, ठीक है बच्चों। जिसको जो कुछ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब, वीडियो को आप लाइक करें और शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, अगर किसी को दिक्कत आती है तो वो कमेंट करके जरूर बताएं और नेक्स्ट चैप्टर में मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या करेंगे, इसका अभी एक्सरसाइज कराऊंगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन में बहुत अच्छे से एक एक चीज़ समझाते बताऊंगा, ठीक है बच्चों। और जो बच्चे नए हैं वो हमारा कोई भी अगर पीडीएफ या उन्हें कुछ भी मटेरियल चाहिए, टेस्ट चाहिए या कुछ भी समथिंग पेपर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वो हमारा क्या करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है जहाँ पर डिस्कशन, आप कुछ भी मेरे साथ डायरेक्ट डाउट पूछ सकते हो, कुछ भी आप एनीथिंग, आपको कोई डाउट पूछना है या कोई डिस्कशन करना कुछ भी, तो आप वहाँ डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, ओके, सी यू।